Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel, The Learning Adda. In today's video, we will learn how to solve the pair of linear equation in two variables by the method of cross multiplication. As we have already discussed the method of substitution, the method of elimination and the graphical method to solve the linear equations in two variables. Let's start our video. Before starting, if you are new to this channel, then please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get the notification as soon as the video is uploaded on the channel. अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर टैप करिएगा ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझिए क्योंकि जो मोस्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, हमको a निकालना होता है, k निकालना होता है, वो अगर हम इस मेथड से करते हैं तो बहुत इजीली हमारा आंसर आता है। चलिए देखते हैं ये मेथड एक्चुअली है क्या। तो जैसा कि हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे बात हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कर रहे हैं, तो हम दो इक्वेशन लेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो पहली इक्वेशन हमारे जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x दूसरी इक्वेशन प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि इसकी फॉर्म क्या है। ठीक है, फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सारा चीज लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है। इसमें भी वही है। तो आपको जब भी आप इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके सारे एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में हो, राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ 0 रहेगा। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, हम x लिखेंगे, y लिखेंगे और यहां पर 1 लिखेंगे। x अपॉन इज इक्वल्स टू y अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन। अब देखिए इसके नीचे क्या आएगा। इसके नीचे जो चीज आएगी उसको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। हम यहाँ b1 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए b1 उसके नीचे b2, फिर c1 उसके नीचे c2, फिर a1 उसके नीचे a2, फिर b1 उसके नीचे b2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे सारी चीजों को। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं b1 c2, b1 c2, फिर b2 c1, b2 c1 यहाँ माइनस। आगे बढ़ते हैं a2 c1 माइनस c2 a1, फिर आगे बढ़ते हैं a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे देखिए bc है, यहाँ ac है और यहाँ ab है। अब b1 c2 अगर इसके साथ 1 है तो यहाँ पे 2 है, b1 c2 b2 c1, देन a2 c1 c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1। और इसको याद करने का सबसे सही तरीका ये है, आपने पहले क्या करना है, पहले b1 b2 लिखना है, फिर c1 c2 लिखना है, फिर a1 a2 और फिर b1 b2 एक बार और, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपने इसके नीचे xy और 1 के नीचे लिख देना है। यही आपका सबसे मेन चीज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। आपको ये अगर समझ में आ गया तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म, अगर आपको याद हो मैंने कहा था ना कि सारा चीज लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम इस 35 को इधर लेके आएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप कंपेयर कराइए इस इक्वेशन से, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसको कंपेयर कराएंगे इस इक्वेशन से, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। चलिए कंपेयर करिए। अब देखिए a1 की जगह पे 5 है, a1 इक्वल्स टू 5, b1 की जगह 3 है, b1 इज इक्वल्स टू 3, c1 की जगह पे क्या है माइनस 35 लिख दिया। अब a2 की जगह पे क्या है, a2 की जगह पर मेरे पास 2 है, b2 की जगह पर 4 है और c2 की जगह पर है मेरे पास माइनस 28। तो मेरे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 छह की छह चीजें आ गई हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, है ना। ये फॉर्मूला लिखने के बाद चलिए यही सॉल्व करते हैं।
x अपॉन, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये सब अलग अलग निकाल के प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ करने जा रहा हूँ B1C2, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 3 8 24, 3 2 6, यह आ जाएगा -84, देन माइनस, फिर है B2C1 माइनस 140 इक्वल्स टू y अपॉन, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, B1 और C2 को मल्टीप्लाई किया है। ये मैंने जानबूझ के एक के नीचे एक लिखा है ताकि मैं इजिली मल्टीप्लाई कर सकूं। तो 3 8 24, 3 2 6 यानी -84, यहाँ -140 आएगा, यहाँ पर -140 आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस से आएगा और माइनस पहले से यहाँ रहता है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब y के नीचे देखते हैं क्या है, y के नीचे A2C1, तो A2C1 यानी 35 2 -70, क्योंकि -35 था, अब माइनस पहले से है माइनस लगा लो। फिर C2A1 तो 5 2 10 यानी 100, 5 8 40 -140, तो यह आ जाएगा +140 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, तो 1 के नीचे अपॉन में A1B2 है, फिर A2B1 है। तो देखते हैं A1B2 यानी 5 4 20 और फिर माइनस है A2B1 3 2 6, तो हमारे पास ये डेटा आ गया है ना। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x अपॉन ये आ जाएगा 56 इज इक्वल्स टू y अपॉन ये आ जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना 14। अब चलिए एक बार x को और कांस्टेंट टर्म को लेंगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, फिर y और कांस्टेंट टर्म लेके सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। चलिए पहले x अपॉन 56 इक्वल्स टू 1 अपॉन 14 सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 56 अपॉन 14, आई थिंक 4 1 जा 4 4 जा 56 होता है, x इक्वल्स टू आ गया 4। इसी तरह से जब y को लेंगे तो y अपॉन 70 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 14, तो y इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 14, 7 10 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो y इक्वल्स टू आ गया 5। तो यहां से हमने x और y की वैल्यू तुरंत निकाल लिया, आप देख सकते हैं ना। तो बहुत ही आसान सा मेथड है। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालनी होती है। उसको फिर सिंपली इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है इसमें रखना होता है। फिर सॉल्व करने के बाद एक x और एक कांस्टेंट टर्म लेके सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकलती है, फिर y और कांस्टेंट टर्म लेके सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू निकलती है। चलिए देख लीजिए, और फॉर्मूला को याद करने का तरीका ये है, इससे करिए आप बहुत इजीली आपको आ जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें ये बताना है कि उसमें किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, किसमें नो सॉल्यूशन है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान ये मेथड है और बहुत इजीली बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो पे अटेंशन, देखते हैं कैसे करना है। पहला पेयर अपने पास जो है दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं। दिस पेयर इज x minus 3y minus 3 equals to 0 and 3x minus 9y minus 2 equal to 0। ये दो पेयर है। अब ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं। a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अब हम पता कैसे करेंगे कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि क्या होगा, है ना। तो याद है आप लोगों ने किया था a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, तो यूनिक सोल्यूशन। a1 upon a2 equals to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, तो पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन। a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, तो कोइंसिडेंट लाइन, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो उस तरह से करेंगे। अब a1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9, c2 की वैल्यू 2। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। a1 अपॉन a2 हमने निकाला, 1/3 आ गया। b1 अपॉन b2 निकालते हैं, -3 अपॉन -9,
माइनस माइनस कैंसिल, 1 1 जा 3 3 9 3 जा, तो ये आ गया 1/3। ये देखिए दोनों इक्वल आ गए। अब C1/C2 निकाल के देखते हैं। ये आ रहा -3/-2 जो हो गया हमारा 3/2, करेक्ट। अब अगर हम देखें तो यहां से हमको कंडीशन मिला A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, जो की कंडीशन होती थी पैरेलल लाइन विच रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइन हो तो पैरेलल लाइन तो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं आएगा। तो हम कहेंगे दिस पेयर ऑफ लाइन विल नॉट हैव एनी सोल्यूशन, है ना। तो ये हमारा हो गया, हम इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। हम सोल्यूशन कब निकालेंगे? जब यूनिक सोल्यूशन आएगा, बस उस कंडीशन में। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है वी हैव द इक्वेशन 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। ये इक्वेशन है। तो भैया पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x + y - 5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0, है ना। अब हम बहुत समझदार हैं, हमको पता है कि भैया इसको आपने बताया था सर कि a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2 से कंपेयर कर लेते हैं। तो चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करके देखते हैं क्या आता है। a1 = अपने पास आ गया 2, b1 = आ गया 1, c1 = आ गया -5, a2 आ गया अपने पास 3, b2 आ गया 2 और c2 आ गया -8, है ना। अब देखते हैं a1/a2 क्या आता है। a1/a2 निकालो, ये आ गया 2/3, b1/b2 निकालो, ये आ गया 1/2। अच्छा ये दोनों इक्वल नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं, तो हम c1/c2 नहीं निकालेंगे क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये रिप्रेजेंट करता है कैसी? इंटरसेक्टिंग लाइन को। विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो दिस इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। चलिए वो सॉल्यूशन निकालते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x/b1c2 - c1b2 equals to y/c1a2 - a1c2 equals to 1/a1b2 - b1a2। सही लिखा है? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 a1 b2 -a2 b1। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं x/b1 c2। तो b1 का अपने पास ये रहा, c2 ये रहा, ये हो गया -8 माइनस c1 b2 c1 -5 b2 10, तो हो जाएगा +10 इक्वल्स टू y/c1 a2 -15 माइनस a1 c2 +16 equals to 1/a1 b2 is a1 b2 4 minus b1 a2 3। तो भाई ये सब वैल्यूज निकल आई। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x/, ये हो गया 2 equals to y/, ये हो गया 1 equals to 1/1। अब एक बार x और कांस्टेंट टर्म, फिर एक बार y और कांस्टेंट टर्म। x/2 equals to 1, ये आ जाएगा x equals to 2। फिर y/1 is equals to 1/1, y is equals to 1। तो यहां से x और y की वैल्यू निकल आई। x equals to 2 आ गया और y equals to 1 आ गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है 3x - 5y is equals to 20 and 6x - 10y equals to 40। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 3x - 5y - 20 equals to 0 and 6x - 10y - 40 equals to 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या करना है? कंपेयर करना है। सबको पता है a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसे a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करते हैं। a1 की जगह देखो क्या है 3, b1 की जगह -5 और c1 की जगह -20, a2 की जगह अपने पास है 6, b2 की जगह है -10 और c2 की जगह है -40। तो भाई ये जो है ये कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि मुझे पता चल गया कोएफिशिएंट लिखते लिखते, तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, तो हम इसके सोल्यूशन भी नहीं निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। तो a1/a2 निकालते हैं।
3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 निकालता हूं, -5/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10, देन c1/c2 निकाल रहा हूं, दिस इज -20/-40, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 0 1 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो भाई यहां से हमको पता चल गया, दिस इंप्लाइज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम कहेंगे इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन सिर्फ उन इक्वेशन का निकालेंगे जिनमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है हमारे पास जो इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम, फोर्थ पार्ट, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। चलिए इसको देखते हैं कि ये इसमें किस तरह के सोल्यूशन आएंगे। तो इसको फिर से कंपेयर कर रहा हूं मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 से, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो a1 इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 1, b1 इक्वल्स टू आ गया -3 और c1 आ गया -7। a2 मेरे पास आ गया 3, b2 आ गया -3 एंड c2 आ गया -15, है ना भाई। तो ये हमने a1, a2, b1, b2 और c1, c2 निकाल लिया। इनका रेशियो चेक करके देखते हैं कि कैसा नेचर क्या, कैसे सोल्यूशन आएंगे इसके। a1/a2 हमने निकाला 1/3, b1/b2 निकाला -3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमको पता चल गया, सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशंस। तो अब यूनिक सॉल्यूशन आ गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो भाई चलो शुरू करते हैं। क्या होता है, x/b1c2 माइनस c1b2 इज इक्वल्स टू y/c1a2 माइनस a1c2 इक्वल्स टू 1/b1a2 माइनस a1b2 माइनस a2b1। अब देख के चेक कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है ना। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से x/b1c2 माइनस प्लस 3 5 45 माइनस c1b2 21 है ना, -3 -7 मिलके हो जाएगा -21, और माइनस पहले से था, ये +21, तो हो गया अपना काम। c1a2 देखिए क्या आएगा, -7 and 3 -21 माइनस a1c2 प्लस 15 इक्वल्स टू 1/a1b2 इज -3 इज 9 प्लस 9। अब ये चीज आ चुकी है, 3 3 -9 आएगा, तो माइनस पहले से, माइनस प्लस हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा भाई, 2 और 4 24 इक्वल्स टू y/-6 इक्वल्स टू 1/6। अब वही एक बार x और कांस्टेंट, फिर एक बार y और कांस्टेंट। तो x/24 इज इक्वल्स टू 1/6, 6 1 जा 6 कितना, 6 4 जा, x/4 इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 4। बिल्कुल सही आपको आ गया। अब ये देखते हैं y/-6 इक्वल्स टू 1/6, 6 1 जा 6 1 जा, तो ये भी 1 आ गया। y/-1 इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू -1। बस हो गया खत्म। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। 4 3 7 और 4 3 12 और 3 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस हमको पता है क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा जाता है इस तरह से,
है ना। तो ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे देखना है हमें कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। पहला अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें है इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड a - bx + a + by = 3a + b - 2। अच्छा, अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ये फॉर्म देख के ही डर जाते हैं कि अरे सर ये तो बहुत टफ आ गया, अब तो ये मेरे बस का तो है ही नहीं, मुझे तो मैथ्स आती ही नहीं है। इतना टफ आपने अभी तो बहुत इजी वाला बताया था, उसमें 2, 3, 5, 7, 21 ये सब नंबर आ रहे थे, यहाँ कहाँ सर ABCD ले आए आप, तो ये बहुत टफ है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट होके जो चीज मैंने सिखाई है अपने बेसिक्स पे बिलीव करिए और आप शुरू करिए, कर लेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले क्या काम था हमारा, a1x + b1y + c1 = 0 की फॉर्म में करना है। तो चलो करते हैं, इसको करते हैं, ये 7 इधर आ गया, 2x + 3y - 7 = 0। अच्छा सर आपने इसको तो कर लिया, इसको करके दिखाइए। ठीक है भाई, इसको हम a1 मान लेते हैं, a1x + b1y, ये पूरा c1 मान लेते हैं, इसके साथ ना x है ना y है तो इसको पूरा c1 मान लो, तो उठा के लिया अगर इसको भी, तो आ जाएगा एंड a - b of x + a + b of y, ये पूरा इधर आएगा तो मैं माइनस लेके ब्रैकेट ले रहा हूं, -2 = 0। चलो भाई कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। बेटा डरना नहीं है ना, जो है उसको लिखते रहना है बस, और बेसिक्स पे काम करो, कभी गलत नहीं होगा। a1 = 2 आ गया, b1 = 3 आ गया, c1 = -7 आ गया। यहां कंपेयर करो, देखो a2 की जगह पे देखो ये पूरा है, तो a2 = कितना आ गया, a - b, b2 = आ गया a + b, बिल्कुल सही, और c2 = क्या आ गया, -3a + b - 2 पूरा आ गया, है ना। अब फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, है ना, फॉर मैनी सोल्यूशन वी हैव what condition we have, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो भाई वैल्यू पुट करते हैं, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू a - b, b1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू a + b, c1 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू -3, a + b - 2। यहां तक की कहानी बताओ समझ में आई कि नहीं आई, है ना। क्या किया हमने, हमको इक्वेशन दी हुई थी, हमने इक्वेशन को ax + by + c1 की फॉर्म में रखा, फॉर्म में रखने के बाद दोनों को रख लिया। ये थोड़ा भयंकर लग रहा था, बाहुबली टाइप, लेकिन हमने इसको रख लिया है, कटप्पा है हमारे पास, इसको मार सकते हैं हम। अब कंपेयर करा है तो a1 = 2, b1 = 3, c1 = -7, यहां से a2 = a - b, b2 = a + b, और ये पूरा जो है वो c2 हो गया, काम खत्म। फिर हमने कहा कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसके इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन है, और आपको पता है कि आपको दामी सर ने पढ़ाया है कि अगर इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे तो a1/a2 जो है वो b1/b2 और c1/c2 के इक्वल होगा। आपने बिल्कुल रख दिया कॉन्फिडेंस से, वैल्यू रख दी। सर अब बताइए क्या करना है, अब फिर से याद करिए सर ने क्या बोला, x वाला और एक कांस्टेंट, तो हम ये और ये लेके पहला सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन आएगी, फिर ये और ये लेके सॉल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन आएगी, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आप इन दोनों को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये ले रहा हूं 2/a - b = -7/-3a + b - 2। ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस कैंसिल। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 3 2 6a + 2b - 4 = 7a - 7b। सबको उठा के इधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0 = 7a - 6a - 7b - 2b -+4। तो ये हो जाएगा 7a - a हो गया a, ये हो जाएगा -9b + 4 = 0, है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये 9b है, 9b इक्वेशन नंबर 1। अब मैं अगर इन दोनों को लेकर सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 2/a - b = 3/a - b, a + b। आप किसी भी दो पेयर को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करिए, 2a + 2b = 3a - 3b। ट्रांसफर कर देते हैं, तो 3b को उधर ले आते हैं, 2a को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2b + 3b = 3a - 2a, यानी कि 5b = a। यहां से a = 5b आ गया। अब ऑन पुटिंग दिस वैल्यू
ऑन पुटिंग a equals to 5b in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो भाई। इक्वेशन 1 अपने पास ये है, a equals to की जगह 5b पुट करो, 5b माइनस 9b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस 4b आ गया प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके जाओ तो 4 इक्वल्स टू 4b आ गया और b इक्वल्स टू 1 आ गया। अब b इक्वल्स टू 1 है, a इक्वल्स टू 5b था, तो a इक्वल्स टू 5 इंटू 1 विच इज a इक्वल्स टू 5। तो भाई a और b की वैल्यू आ गई 5। तो हम कहेंगे फॉर a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1 दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना। बहुत इजी था, देखने में बस भयंकर लग रहा था, कुछ नहीं। हमने फिर से वही किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि क्वेश्चन कह रहा था कि मैनी सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन पुट करी, कंडीशन में वैल्यूज पुट करी, फिर वही बेसिक लगाया, दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व किया, एक इक्वेशन आई, फिर दूसरी से पहले सॉल्व किया, दूसरी इक्वेशन आई, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, ए और बी की वैल्यू निकल गई। बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा टफ है, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, वो आपको बहुत आराम से करना है, आ जाएगा। चलिए देखिए इसे, अगला क्वेश्चन कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 डज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, है ना। अब चलिए करके देखते हैं, ये भी उसी तरह से होगा। हम रखते हैं 3x प्लस वाई, इक्वेशन अपने पास है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1, है ना। अब देखो हमने वो क्वेश्चन कर लिया, तो ये क्वेश्चन हमारे बाएं हाथ का खेल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। फिर से सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा भैया a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 आ गया 1, c1 आ गया माइनस 1, a2 आ गया 2k माइनस 1, b2 आ गया k माइनस 1 और c2 आ गया माइनस 2k प्लस 1। अब क्वेश्चन कहता था कितने सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन। क्वेश्चन कहता है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन हमको पता क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आ जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो गया। अच्छा इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3k पहले लिख लेते हैं, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 2k को उधर भेजो तो 3k माइनस 2k इक्वल्स टू 3 उधर गया माइनस 1 प्लस 3, k इक्वल्स टू क्या आ गया 2। अच्छा भाई इसको सॉल्व करके देखते हैं, 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो ये दोनों को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, अपॉन 1 आ जाएगा, तो k माइनस 1 इक्वल्स टू 2k प्लस 1 आ गया, डज नॉट इक्वल्स टू, k को उधर लेके आओ 1 उधर लेके आओ तो ये आएगा माइनस 1 पहले से था, ये माइनस 1 आया माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 2k माइनस k, तो ये हो जाएगा माइनस 2 डज नॉट इक्वल्स टू k। तो भाई यहां से जो हमको चीज पता चली वो ये पता चली k इक्वल टू 2 के लिए ये जो सिस्टम है या ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है इसके इन नो सोल्यूशन होंगे। नो सोल्यूशन पूछा था तो हमने कहा अगर k इक्वल टू 2 आ गया तो इसके नो सोल्यूशन हो जाएंगे, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके नाउ दिस क्वेश्चन यू कैन डू बाय योरसेल्फ बिकॉज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी डिस्कस कर चुके हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले तो हमें जैसे हमने प्रीवियस में वर्ड प्रॉब्लम का पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए थे, तो इसमें भी पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने पड़ेंगे, उसके बाद किसी भी मेथड से हम उनकी वैल्यू या उनको सॉल्व कर सकते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे हमने लाइब्रेरी वाला डिस्कस किया था, जैसे टैक्सी वाला डिस्कस किया था, उसी तरह से एक हॉस्टल है, उसका एक मंथली चार्ज फिक्स्ड है कि इतना चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा, आप वहां रहो चाहे ना रहो, वहां खाना खाओ चाहे ना खाना खाओ। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब बाकी जो बचा हुआ चार्ज है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने वहां पे कितने दिन खाना खाया है मेस में। When a student takes food for 20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charge। बड़ा सस्ता हॉस्टल है भाई, हमको भी बता दे कोई, हम भी वहीं रहें जाके। अगर कोई स्टूडेंट 20 दिन खाना खाती है तो उसको ₹1,000 देना पड़ता है ना। फिर कहता है whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1,180 as hostel charge। एक स्टूडेंट और है जिसने 26 डेज खाना खाया है और उसने कितना पे किया है, 1,180 डेज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमें निकालना है। तो बहुत आसान है, हम फिर से सपोज कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी, द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, हमने मान लिया, and cost of food per day BY, हमने कहा ये ₹Y है। अब क्वेश्चन में कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है एक लड़की है, उसने फिक्स चार्ज तो दिया और 21 डेज खाना खाया, यानी एक दिन का जो खाना का कॉस्ट है वो ₹Y है, 21 डेज का 21Y हो जाएगा, तो वो टोटल जो अमाउंट पे करती है वो ₹1,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में मान लिया। अगेन क्वेश्चन इज सेइंग एक लड़की बी है, उसने भी फिक्स चार्ज दिया होगा हॉस्टल का और 26 डेज खाना खाया और उसने पे किया ₹1,180। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले डेटा चेक कर लूं, सही है। ओके, इसने 20 डेज खाना खाया है, 21 डेज नहीं खाया है, तो इसने 20 डेज खाना खाया है एंड शी हैड टेकन फूड फॉर 26 डेज एंड पेड ₹1,180 और 1,000। ठीक है, अब क्या किया है इन दोनों ने, ये कंडीशन है, हमको सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एलिमिनेशन बहुत पसंद है तो मैं एलिमिनेशन ही लगा रहा हूँ भाई। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्योंकि x के कोफिशिएंट इक्वल है, सेम साइन है, तो मैंने माइनस कर लिया। x plus 26y equals to 1180, x plus 20y is equals to 1100, 1000। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल। 6y is equals to 180, y equals to 6 1 जा 6 3 जा, y equal to 30 आ गया। अब y equal to 30 में इक्वेशन 1 पुट कर, ऑन पुटिंग y equals to 30 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लिया। क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। x plus 20 into 30 equals to 1000। तो भाई 2 3 जा 6 और 2 0 600 equals to 1000। 600 उधर भेजो, x equals to 400। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, द फिक्स्ड चार्ज ऑफ द हॉस्टल फॉर 1 month is ₹400 and the cost of the food per day is ₹30। बड़ा सस्ता हॉस्टल है यार, खाना भी बहुत सस्ता है। एक दिन में 30 रुपए में भरपेट आदमी कौन से जमाने खाए। चलो कोई नहीं, फिलहाल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने हॉस्टल चार्ज निकाल लिया 400 और पर डे जो फूड कॉस्ट है वो ₹300। बहुत ही आसान था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, सेकेंड पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। अब फिर से फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो हम फिर लेट कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 1/3 हो जाता है ना। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, इसको अभी और सॉल्व करेंगे। फिर क्या कहता है, एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। मतलब अगर हम डिनोमिनेटर में
8 ऐड कर देते हैं तो ये 1/4 हो जाता है। तो भाई चलो हमको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये 3x माइनस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y को इधर, y इसमें क्या आ जाएगा 4x इक्वल्स टू y प्लस 8। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 8 को इधर ले आ रहा हूं, 4x माइनस 8 इक्वल्स टू y, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अच्छा भाई ये देखो बहुत ध्यान से देखो, क्या इसमें ये y लिखा हुआ है, यहाँ पर भी y लिखा हुआ है, दोनों में RHS बराबर है। अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, है ना। अगर y ये भी y है ये भी y है तो ये दोनों बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, but we will get 3x minus 3 equals to 4x minus 8। अब भाई ट्रांसफर करके देखते हैं, तो हम 3x को इधर भेजेंगे और 8 को इधर भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा 8 minus 3 equals to 4x minus 3x। 8 minus 3 is 5 और 4x minus 3 is x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब x इक्वल टू 5 यहाँ पुट करके देखते हैं या यहाँ पुट कर लेते हैं। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 5 in equation 1, in equation 1 तो यह आ जाएगा 3 into 5 minus 3 equals to y, 3 5 is 15 minus 3 equals to y, y is equals to 12। बस हो गया भाई। देखो मेन चीज क्या है, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब आप कैसे सॉल्व करते हैं, इट्स अप टू यू। आप एलिमिनेशन लगाइए, आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, आप कोई और तरीका लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12। इसका मतलब द फ्रैक्शन वाज कितना 5/12, 5/12 था फ्रैक्शन जो हमने x अपॉन y सपोज किया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। क्या यस 40 मार्क्स ला पाए बस? अरे यार तुमसे थोड़ा ज्यादा की उम्मीद है, क्या कर रहे हो। Getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। मतलब एक राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहा है और एक रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहा है। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। How many questions were there in the test? टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे? तो भाई ये कहता है कि एक टेस्ट है जिसमें यश ने 40 मार्क्स मिले जब किसी एक करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स अवार्ड हो रहे थे और रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क डिडक्ट हो रहे थे। अगर उसी टेस्ट में करेक्ट मार्क्स में 4 मार्क्स मिलते और रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क डिडक्ट होता तो यश के 50 मार्क्स आते। तो बताइए कितने उसने, क्या टेस्ट में कितने टोटल क्वेश्चन थे। तो हम फिर से सपोज कर लेते हैं, let correct answers given by यश। यश ने जो करेक्ट आंसर दिए हैं वो है कितने x, एंड रॉन्ग आंसर्स गिवन बाय यस हमने मान लिया y है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन कहता था अगर करेक्ट मार्क्स पे उसको 3 मार्क्स मिले यानी टोटल 3x हो जाएंगे। देखो अगर एक क्वेश्चन होता 3 मार्क्स पे तो 3 मार्क्स, 10 क्वेश्चन होते 3 मार्क्स पर क्वेश्चन होता 30 मार्क्स, यानी 10 into 30। अब यहाँ पे x क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क है तो 3x हो गया, प्लस या हम कहेंगे माइनस, डिडक्ट कर रहा ना, माइनस 1 into y क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है और टोटल 40 मार्क्स इसको मिल रहा है, तो ये हो गया 3x माइनस y इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर 1। समझ आया? हाँ नहीं आया? देखिए हमने कहा कि यश ने x करेक्ट आंसर दिए थे और y रॉन्ग आंसर दिए थे। अब क्वेश्चन कहता है एक करेक्ट आंसर पे उसको 3 मार्क्स मिलेगा। हमने कहा ठीक है सर, आपने कहा, हमने दे दिया। फिर क्वेश्चन कहता है कि एक रॉन्ग आंसर पे उसे y मार्क्स डिडक्ट होगा, 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। एक रॉन्ग आंसर पे उसे 1 मार्क डिडक्ट होगा। तो हमने कहा उसने y रॉन्ग आंसर दिए होंगे तो टोटल जो मार्क्स डिडक्ट होगा वो 1y यानी माइनस करेंगे, डिडक्शन का मतलब क्या, y नेगेटिव होगा, नेगेटिव कर दिया, ये आ गया। अगेन क्वेश्चन इज सेइंग अगर हम करेक्ट वाले पे 4 मार्क्स देते और इनकरेक्ट पे 2 मार्क्स डिडक्ट करते तो ये 50 मार्क्स लेके आता। ये कह रहा। चलो अब इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, एक काम कर लेता हूं, y को उधर और 40 को उधर ट्रांसफर करता हूं, तो यह जाएगा 3x माइनस 40 इक्वल्स टू y, इक्वेशन 1।
अब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा 4x ऐसे ही रहा, -2 ऐसे ही रहा, y की वैल्यू है 3x - 40 इज इक्वल टू 50। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 4x - 3 2 6x - +4 2 80 इक्वल टू 50। अब भाई क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व किया, ये आया -2x + 80 उधर भेजा तो 50 - 80 आ जाएगा -2x इक्वल टू -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, x इक्वल टू आ गया 15। Now on putting this value of x in this equation 1, on putting x equal to 15, on putting x equals to 15 in equation 1, in equation 1, तो equation 1 अपने पास है 3x - 40 equals to y, तो इसको लिख सकते हैं y equals to 3x - 40 और y equals to 3x3 into x की वैल्यू 15 - 40, 3 5 से कितना 30, अच्छा नहीं 45, ओके ठीक है, इक्वल्स टू 5। इसका मतलब उसने जो करेक्ट क्वेश्चन किए थे वो 15 थे और जो रॉन्ग क्वेश्चन किए थे वो 5 थे। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि टोटल क्वेश्चन कितने थे। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस he has attempted, that is 15 + 5 is equals to 20। उसने टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इसमें 15 राइट थे और 5 रॉन्ग थे। बहुत आसान था, कुछ नहीं, हमने क्या किया, हमने माना कि उसने x सही क्वेश्चन किए थे और y रॉन्ग क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर वो सही क्वेश्चन करता तो एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स अवार्ड होगा और गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क डिडक्ट होगा। डिडक्ट के लिए नेगेटिव, तो सही के लिए 3 मार्क्स, रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स, देन सही के लिए 4 मार्क्स, रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स। माइनस इज डिनोटिंग द डिडक्शन ऑफ द मार्क्स। बस हो गया, आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। ठीक है, हमने बना लिया, हमने कहा ये प्लेस ए है, ये मेरा घर और ये तेरा घर, मेरा घर तेरा घर आर अपार्ट 100 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। बहुत दूरी है भाई, बहुत ज्यादा दूर है, कैसे काम चलेगा। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अच्छा, एक कार ए से निकलती है और एक कार बी से निकलती है सेम टाइम में। फिर कहता है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। ओके, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना, तो ये 5 आवर का टाइम ले रहा है मीट करने में। ओके, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं तो 1 आवर ले रहा है। ठीक है भाई। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, दोनों कार्स की स्पीड क्या है वो बतानी है। बहुत आसान है, हमको तो पता चल गई स्पीड क्या है, एक की एक्स एक की वाई, खत्म। चलो, लेट द कार लेफ्ट फ्रॉम ए विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर लेंगे क्योंकि यहाँ टाइम हार में और डिस्टेंस किलोमीटर में। एंड द कार लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट बी विद स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अब भाई x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। अब एक चीज देखने वाली बात यह है, मान लो सपोज करो तुम लोग किसी ट्रेन से जा रहे हो, है ना। जब ट्रेन से जा रहे होते हो तो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ जो इंसान होता है वो तुमको किस स्पीड से जा रहा लगता है, बैठा हुआ लगता ही नहीं जा रहा हो रहा है ना। लेकिन अगर तुम ट्रेन से बाहर देखो तो पेड़ क्या होते हैं, बहुत स्पीड से जा रहे होते हैं पीछे की तरफ, है ना। और अगर कोई ट्रेन तुम्हारे बगल से आ जाए, तुम्हारे जैसे मतलब तुम इधर से जा रहे हो और कोई ट्रेन इधर से आ जाए तो हवा ही नहीं लगती है, ऐसे निकल जाता है कि नहीं। तो ऐसे आए और ऐसे निकल गए, तो क्या होता है जब 2 ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। रिलेटिव स्पीड का मतलब इस वाले को ये किस स्पीड से नजर आ रहा है और इस वाले को ये किस स्पीड से नजर आ रहा है। तो जब हम ट्रैवल कर रहे होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो सट से निकलने का मतलब क्या है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। लेकिन अगर दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हो एक ही डायरेक्शन में, तो देखो जितना ये चला फिर ये भाई साहब भी चल रही है, ये भाई साहब भी चल रही है, दोनों साथ साथ चलने लग गया ना,
तो वहां पे क्या होता है, रिलेटिव स्पीड कम दिखाई देती है, कंपैरेटिवली कम दिखाई देती है। यानी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट करनी होती है। मोशन अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो मोशन में यही होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का स्टेबल रहना यानी स्टेशनरी पोजीशन पर रहना इंपॉर्टेंट है। मान लो ये मार्कर है, अगर मैं इसको मूव करते हुए देखना चाह रहा हूं तो मुझे अपनी आईज को एक जगह पे रखना पड़ेगा। पता चला मैं ऐसे करूं तो मुझे तो भैया मार्कर भी मूव करता हुआ नहीं दिख रहा, मार्कर तो स्टेबल दिख रहा है क्योंकि मैं इसके साथ में मूव कर रहा हूं। अगर मैं इसको मूव नहीं करूंगा, देखो मैं अगर एक जगह पे, आपको मार्कर मूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसके साथ जा रहा हूं तो मुझे मार्कर मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, एक जगह पे करेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहां से हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ कार, या एक काम करो रिलेटिव स्पीड लिखो, ज्यादा करेक्ट है। मैं रिलेटिव स्पीड्स ऑफ कार traveling in same direction is x minus y किलोमीटर पर आवर। अच्छा भाई, अब ऐसी तरह रिलेटिव स्पीड ऑफ कार ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस इज x plus y किलोमीटर पर आवर। अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं तो उनको 5 आवर्स लगते हैं, क्या 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो यू नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई स्पीड जब x माइनस वाई है, x माइनस वाई यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्टेंस 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम लग रहा है इनको 5 आवर। तो 5 1 5 2 20, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 आ गया इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आई है ना। हमने क्या किया, हमने दोनों कार की रिलेटिव स्पीड सपोज कर ली, यही आएगी जब हमने स्पीड मान लिए। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो ऐड हो जाएंगे। और क्यों ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे वो भी मैंने बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन में सारा रहेगा कॉन्टैक्ट कैसे करना है, वहां पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए या कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब ये हो गया। अगेन व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी अगर रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाए तो ये 100 किलोमीटर जो है 1 आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में मुझे कोफिशिएंट दिख रहे हैं तो मैं ऐड कर ले रहा हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू आ गया 120, x इक्वल्स टू आ गया 60। अब x इक्वल टू 60 जो है मैं इक्वेशन 2 में पुट कर ले रहा हूं। ऑन पुटिंग, आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 2, तो व्हाट आई विल गेट 60 प्लस y इज इक्वल्स टू 100, और आई कैन से y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60 और y इज इक्वल्स टू 40। इसका मतलब क्या हो। अच्छा, एक चीज कॉमन सेंस याद रखिएगा कि पीछे वाली गाड़ी की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी तभी वो इसको पकड़ पाएगी। अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो बढ़ता जाएगा। मान लो ये है, इसको मुझे पकड़ना है, कहां से, यहां से पकड़ना है। तो अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो इनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, और अगर ये ज्यादा स्पीड से ये धीरे है तो ये ऐसे करके बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। जब इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी, है ना, तभी इसको पकड़ पाएगा। इस वाले की पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होने की आगे वाले से। तो हमने कहा है एक्स की पहली, मतलब जो कार ए से छूट रही थी उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी से जा रही थी उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। ओके, इफ इट्स लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। मतलब एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया कम हो जाता है कितना, 9 स्क्वायर यूनिट। अगर उसकी लेंथ को हम 5 यूनिट डिक्रीज कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें। तो चलो देखते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर एंड द ब्रेथ
ऑफ द रेक्टेंगल बी वाई मीटर। अब ये क्या कहता है, तो एरिया हम लिख लेते हैं, एरिया विल बी एक्स इंटू वाई, क्योंकि हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब ये कहता है कि एरिया गेट रिड्यूस बाय 9 यूनिट, यानी एरिया जो है वो 9 यूनिट कम हो जाता है। कब? व्हेन लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर देते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर अगेन ये द क्वेश्चन इज सेइंग, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, परेशान मत होइए। If we increase the length 3 units, if we increase the length 3 unit and breadth by 2 unit and breadth by 2 unit, the area increases by 67 unit. Find the dimension of the rectangle. रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है। तो भाई बहुत ही आसान है, देखो हमसे कह रहा था, हमने कहा था कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ x और ब्रेथ y मान ली, तो एरिया xy हो गया। अब ये कहता है कि अगर लेंथ को मैं 5 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दूं, ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दूं, तो ये भी तो लेंथ और ब्रेथ ही है। और लेंथ और ब्रेथ का मतलब क्या है? एरिया। अब ये कह रहा है एरिया जो है ओरिजिनल एरिया से 9 कम हो जाता है, तो ये एरिया ओरिजिनल एरिया से 9 कम हो गया। फिर क्वेश्चन कहता था कि अगर मैं लेंथ को 3 इंक्रीज कर दूं और ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर दूं, तो जो एरिया आएगा वो ओरिजिनल एरिया से 67 ज्यादा होगा। मतलब ये क्या है? ये लेंथ और ब्रेथ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया, एरिया निकालेंगे तो वो ओरिजिनल एरिया 67 ज्यादा है। सिंपल सा इतना सा है। अब क्या करते हैं, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं पहले इसे सॉल्व कर रहा हूं। इट विल गिव अस xy माइनस 9 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15, है ना। तो xy कैंसिल, इसको उधर लेके जाओ, तो यह जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0, तो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा xy प्लस 67 इक्वल्स टू xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6। भाई बहुत आसान सा है। पहले हमने क्या किया, y को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर y को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया। देखो x इंटू वाई xy, y इंटू 3 3y, 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 3 6। सिंपल, कुछ नहीं है। ओके, x और xy कैंसिल, ये हो जाएगा 67 इक्वल्स टू 3y प्लस 2x माइनस प्लस 6। सबको उधर लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा भाई ये आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें मुझे लग रहा है कि मैं क्या लगा दूं, जो आपको मन करे लगा दिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने जा रहा हूँ, है ना। आसान सा है तो मैं फटाक से लगा लूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरे पास क्या होता था, यहाँ पे करते हैं, x अपॉन क्या, b1 c2 माइनस c2 b1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस a2 c1 a1 c2 इक्वल्स टू 1 अपॉन b1 a1 b2 माइनस a2 b1, यही होता था, है ना। अब वैल्यूज रखते हैं भाई। देखो x तो ऐसे लिख ले रहा हूं मैं, x अपॉन b1 c2, तो मेरे पास b1 का है ये -5, या एक काम करते हैं लिख लेते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। a1 अपने पास है 3, b1 है -5 और c1 है -6, a2 है अपने पास 2, b2 है 3 और c2 है 61 -61। तो भाई b1 c2 माइनस प्लस 6 5 30, तो 305 माइनस c2 b1 b1 c2 है पहले, ये c1 b2 होगा। तो भाई ये आ गया ना c1 b2, हाँ ठीक है, भी ठीक है, हाँ चलो। तो b1 c2 निकालते हैं, b1 c2 अपने पास आ जाएगा प्लस 5 630 माइनस c1 b2 प्लस हो जाएगा 18 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस 12 माइनस a1 c2, तो 6 3 18 प्लस 183 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2, तो a1 b2 इज 9 माइनस a2 b1 है 10, तो ये आएगा x अपॉन 3 2 and 3, देन इक्वल्स टू y अपॉन, सब्ट्रैक्ट करो 1
1 इक्वल्स टू 1/19, ये आ गया भाई। अब एक बार ये और ये, फिर एक बार ये और ये, तो x अपॉन 323 इक्वल्स टू 1/19, x इक्वल्स टू 323 अपॉन 119। अब देखो किससे डिवाइड होगा ये, चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितने टाइम जाएगा, x इक्वल्स टू 17 टाइम जाएगा आई थिंक, है ना, 7 ठीक है। और y इज इक्वल्स टू y अपॉन 171 इक्वल्स टू 1/19, y इज इक्वल्स टू 171 अपॉन 19, तो 19 9 जा 171। देख लेना भाई, टेबल नहीं आता मुझे, तुम लोग चेक कर लेना, चेक करके कमेंट में बताना कि सर आपने सही किया है कि नहीं किया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो भाई यहाँ से x की वैल्यू आ गई 17 और y की वैल्यू आ गई 19। इसका मतलब जो रेक्टेंगल हमने लिया था उसकी लेंथ जो है वो 17 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 9 मीटर है या 9 यूनिट है। यहाँ पे मीटर कुछ दिया नहीं था आई थिंक, तो मैं यहाँ यूनिट मान लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। यूनिट, कोई भी यूनिट जो भी दिया हो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो आंसर क्या आएगा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 17 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज 9 यूनिट्स। हाँ भाई आ गया समझ में, चलो अच्छी बात है। अब क्या है, एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सीख चुके हैं। अब आपको तीनों मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी, एलिमिनेशन भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। अब आप एक काम करिएगा कि आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन उठाइए, उनको तीनों मेथड से सॉल्व करके देखिए, फिर देखिए एक चीज ऑब्जर्व करिए किस तरह के क्वेश्चन को किस मेथड से आप जल्दी और आसानी से कर पा रहे हैं, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम में आपका मेथड सिलेक्ट करने में। वर्ड प्रॉब्लम से स्पेशली बहुत ध्यान दीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों एक्सरसाइज की, चाहे वो 3.3 हो, चाहे 3.4 हो, चाहे 3.5 हो और चाहे 3.6 हो। 3.6 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इक्वेशन को रिड्यूस करके सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान है। अभी तक की जर्नी आप ट्रेवल कर चुके हैं बहुत इजीली अच्छे से, तो बाकी जो लास्ट एक्सरसाइज बचा है वो भी आप बहुत इजीली कर लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। तो अगली वीडियो में हम उस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। जो मिलता है चौराहे पे खड़े हो जाओ, मोबाइल लो, जैसे वो किया था टिकटॉक का रेटिंग कम किया हम लोगों ने, तो 2 काम करना है, प्ले स्टोर से टिकटॉक की रेटिंग कम करानी है, उसको रिपोर्ट मारना है, और द लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, तो टिल देन सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ,